ये हमारा रिसीविंग एंटीना है। ठीक है, तो देयर आर फोर मोड्स। ठीक है, ये अगर अर्थ है हमारा, तो एक तो क्या तरीका है, और ये अगर हमारा आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो तरीका क्या है, डायरेक्ट चली जाए वेव्स पे, है ना, यहाँ से ट्रांसमिट करें इसको, तो इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो तरीका क्या है, यहाँ से रिटर्न होकर फर्स्ट ये जो आपका अर्थ है, अर्थ पे रिटर्न। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड वेव, ग्राउंड रिफ्लेक्टेड। ठीक है ना, तो ये एलओएस और ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव, ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमने इसका ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन का हमने फील्ड निकाला था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए उसमें, इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, है ना। तो तीसरा क्या मेथड था, सरफेस फील्ड, है ना, यहाँ से सरफेस फील्ड, यहाँ से ट्रेवल कर सरफेस फील्ड, कोई बहुत लो फ्रीक्वेंसी स्रोत में 15 से नीचे सरफेस फील्ड, सरफेस फील्ड। ठीक है, और ये जो है एलओएस से, और ये जो हमारा ग्राउंड वेव ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन जिसको हम कह रहे हैं, ये हमारा जो होता है, ये हमारा जितना भी हम सेल फोन वगैरह, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो भी है, टावर्स वगैरह का, तो ये सब इसी के ट्रोपोस्फेरिक के थ्रू होता है। तो इसका जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो उसमें सब में सब जगह अप्लाई। ठीक है, सारी कैलकुलेशन इनके बेसिस पे। तो चौथा मेथड क्या हो गया कि यहाँ से आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन, यहाँ से टकरा के भी लौट। ठीक है, तो ये लेकिन टकरा के लौटने के लिए लिमिट है कि उससे कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, है ना। 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा होगा तो ये हमेशा क्रॉस कर जाएगा, तो इसको क्रॉस कर जाएगा, लिमिट है, तो हम कहते हैं आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन। दिस इज आयनोस्फेरिक। तो आयनोस्फेयर से रिटर्न होती है वेव, और तब हमारे रिसीवर पे पहुंचे तो उसको कहते हैं आयनोस्फेरिक। तो दिस वी सॉ आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन को हम अभी देखते हैं। एक और चीज है, इसमें जब हमारा सिग्नल ट्रेवल करता है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, जो सपोज ये अगर हमारा ऐसे कोई वेव इंसिडेंट है, ठीक है, 10 एंगल आएगी, तो अगर ये रेयरर मीडियम है, मतलब इसका जो इफेक्टिव इंडेक्स है, इसका इफेक्टिव इंडेक्स से कम है अगर, तो क्या होगा, बोलो, ये ऐसे ना जा करके इससे दूर हो जाएगी ना, आर विल बी ग्रेटर देन। ठीक है, तो पता है ना आपको, यस सर। और क्या रिलेशन होता है, ईटा 1 साइन पाई साइन आई इक्वल टू ईटा 2 साइन, है ना। ठीक है, ये रिलेशन होता है ना। एक और चीज देखते हैं फिर इस पे सपोज ये हमारा ये है साइन आई, और ये यहाँ से ऐसे जाएगी। हाँ, ठीक है, सपोज ये एयर है, तो ये हमारा कोई मीडियम है ना। तो क्या रिलेशन होता है बताओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, बोलो क्या रिलेशन होता है।
बोलो भाई। बोलो। ऐसा होता है? बोलो। बताओ बच्चों, क्या रिलेशन होता है? सिंपल है ना यार। ईटा वन साइन आई इक्वल टू ईटा टू। ईटा वन अगर जीरो, ये ईटा है तो ईटा साइन आर हो। ठीक है, जिस मीडियम का है उस मीडियम में। ठीक है, तो साइन आई इज इक्वल टू ईटा साइन आई। ईटा इफेक्टिव इंडेक्स इज साइन आई। ठीक है ना? अगर साइन आर इससे कम है ना, साइन आर इससे कम है तो ये वन से ज्यादा होगा, है ना? ये अगर साइन आई है, साइन आर इससे कम है तो ये वन से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये डेंसर मीडियम। ये अगर साइन आर इससे ज्यादा है तो ये रेयर मीडियम। साइन आर अगर ज्यादा तो, ठीक है ना? दिस इज द। चलो अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप ध्यान से। तो एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, जो है मेटा में। अभी जो हमने ये देखा, ये कन्वेंशनल मटेरियल, दिस इज फॉर कन्वेंशनल होता है। अब है मेटा मटेरियल, मतलब खास तरह की चीज। ठीक है, मेटा मतलब बियॉन्ड। तो बियॉन्ड द नेचर, लाइक जो नॉर्मली अकरिंग थिंग्स है उनसे कुछ आगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सवेल मटेरियल के बारे में प्रोफेसर वेसल लोगो जो है उन्होंने, ये रशिया के प्रोफेसर थे, आज भी जीवित हैं ये। इन्होंने सेवेंटीज में, है ना, 1970s में टॉक्ड अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब कोई ऐसा, और मैथमेटिकली उन्होंने इसको डिराइव, मैथमेटिकली इक्वेशंस इसके बनाए कि मटेरियल ऐसा कोई उनको मिला नहीं। लेकिन उन्होंने कहा अगर ऐसा मटेरियल होगा तो उसकी बहुत ज्यादा खासियत, खास बात। तो मटेरियल क्या है? ये वो मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव। अभी तक हम जितने पढ़ते हैं पॉजिटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर है उसका वन है, गिलास है उसका टू पॉइंट कुछ है ना, सब पॉजिटिव इफेक्टिव इंडेक्स हम पढ़ते हैं। इन्होंने बात की नेगेटिव इफेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या बात की इन्होंने नेगेटिव इफेक्टिव इंडेक्स की? तो इन्होंने कहा नेगेटिव इफेक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, देखो हमारी इक्वेशन देखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मेरा आई है, या फिगर टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। अगर मेरा आई है तो इंसिडेंस एंगल तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बोलो। तो इधर मेरा एंगल आर है। ठीक है, तो अगर ये आर नेगेटिव हो जाए, इधर ना होकर के इधर हो जाए, ये हमारा रेफरेंस होता है ना नॉर्मल, इधर हो जाए नेगेटिव, तो ये साइन आर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से शुरू करते हैं ना। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, फिर ऐसे बढ़ता जाता है, यहाँ पहुंच जाए तो 90 डिग्री हो जाता है ना। मालूम है ना बात आपको? ऐसे ही अगर हम अपोजिट साइड में चले, इस साइड, है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बोले अगर आर हमारा नेगेटिव हो जाए, है ना,
नेगेटिव एंगल हो जाए, मतलब अपोजिट साइड हो जाए, नेगेटिव मतलब अपोजिट साइड, जिस साइड में कन्वेंशनल साइड, तो हमारा साइन आर नेगेटिव हो जाएगा, और साइन आर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ईटा नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे नेगेटिव इफेक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल को उन्होंने कहा मेटा। तो उन्होंने इसको देखा, नेचर रिसर्च की, तो ऐसा कोई मटेरियल मिला नहीं, तो इसलिए उन्होंने इसको फिर मेटा मटेरियल कहा। रशियन फिजिसिस्ट थे, मेटा मतलब बियॉन्ड, नेचर में उन्होंने कहा नहीं मिलेगा, मुश्किल है, तो अगर ऐसा हो पाए, उन्होंने एक इसकी नींव रखी कि ऐसा कुछ अगर हो। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, सपोज ये एक मीडियम है, ये इस मीडियम से इस मीडियम में वेव जा रही है, और ये सपोज ये नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम का, तो क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल है, ये जो वेव जो है ये ऐसे इधर ना जा करके ऐसे, ठीक है? और भी वेव आएंगी तो वो इधर ना जाके इधर, ये भी चलेगा, ये ऐसे। तो ये वेव को टर्न कर देगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ऐसा लगेगा जैसे बीच में कोई लेंस लगा हुआ हो। कैन यू सी दिस, है जैसे फोकसिंग लेंस बीच में लगा हो, तो मटेरियल ही ऐसा काम करेगा जैसे कोई लेंस लगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। हाँ, तो ये ऐसा मटेरियल। तो अब इसके हम जो है, आपने इनविजिबल क्लोक्स के बारे में सुना होगा। तो हम क्या करते हैं इनविजिबल क्लोक में, क्या होता है, अभी तक परफेक्ट इनविजिबल क्लोक नहीं। इनविजिबल क्लोक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सपोज कोई कार है हमारी, अगर हम इस पे इनविजिबल क्लोक हम इस पे डाल दें, तो एक पर्टिकुलर एंगल से जब इस पर हमारा वेव पड़ेगा, तो वेव ये आपको ऐसे ना रिफ्लेक्ट होकर टर्न होने लगती है, जैसे मैंने बताया ना टर्न। ठीक है, तो टर्न होकर के सामने वाली दीवार पे पड़ती है, तो ऐसे रिटर्न होकर के वेव आती है किसी दूसरे एंगल से। ठीक है, तो यहाँ से ना रिफ्लेक्ट होकर टर्न होकर दीवार से, मान लीजिए पीछे इसके बैकग्राउंड है या ट्रीज हैं, तो आपको ये पीछे का चीजें दिखने लगती है, कार ना दिख रही, तो यहाँ से रिटर्न नहीं हो ना वेव, आपको रिफ्लेक्टेड वेव के कारण सारी वस्तुएं दिखती हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट ना होकर के पीछे की चीजें, ट्री है, मकान है, बिल्डिंग, वो चीज, तो आपके लिए कार इनविजिबल हो जाए, तो क्योंकि वेव इससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी लाइट लौटी नहीं, है ना? तो ये होता है, तो इस तरह का, लेकिन अभी तक ये परफेक्ट नहीं बने हैं, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ही काम करते हैं, इधर से देख रहे हैं तो आपको जगह दिखेगा, इधर से देखेंगे तो गाड़ी दिखेगी, लेकिन इस पे रिसर्च होती है काफी, जापान इसमें सबसे ज्यादा आगे है, इस पे रिसर्च हो रही है इनविजिबल क्लोक्स। इनविजिबल क्लोक्स में क्या है, मेटा मटेरियल का ही कंसेप्ट है। ठीक है, और क्या है ये मेटा मटेरियल में, और क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। ठीक है, फ्यूचर में इस पे काफी रिसर्च है। और क्या करते हैं, अब लाइट वेव जो आती है सन से, जो लाइट आती है ना, सन से जो लाइट आती है, तो हम क्या करते हैं, ये लाइट वेव को भाई हमें फोकस करना होता है बीम को, तो हमने एक लेंस लगाया, ऐसे फोकस कर दिया। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन लेंस केवल लाइट के लिए अवेलेबल होते हैं, विजिबल नहीं। जहां पे विजिबल सिग्नल नहीं है वहां ये लेंस बेकार है, ग्लास लेंस काम नहीं। तो ऐसे केस में भी मेटा मटेरियल, अभी अभी हमने देखा, अगर मेटा मटेरियल से बना हुआ कोई हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर है ना, तो अगर ये चीज ऐसे आ रही है, तो इसको फोकस करने का काम, है ना, फोकसिंग इफेक्ट हम ले सकते हैं। तो अदर 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 देन विजिबल फ्रीक्वेंसी, अदर देन विजिबल स्पेक्ट्रम, जो आरएफ या अदर स्पेक्ट्रम है, अदर देन, है ना, वी कैन यूज मेटा मटेरियल, कैन बी यूज एज लेंस, अगर बन पाए तो, है ना। तो अब देखो,
तो अब इसको, अब क्या हुआ, उन्होंने ये 70s में कंसेप्ट रखा, 74 76, है ना। लेकिन ये लगभग 20 साल कुछ नहीं था, 20 ईयर्स कुछ। फिर 20 ईयर्स के बाद प्रोफेसर पेन भी है, उन्होंने इस कंसेप्ट को उठाया और काम किया। उन्होंने कैसे काम किया, उन्होंने कहा इस इफेक्टिव इंडेक्स को उन्होंने डिटेल में पढ़ा। इफेक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज इक्वल टू, किसी भी मटेरियल का इफेक्टिव इंडेक्स होता है रूट म्यू, उस मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल, है ना। होता है ना एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट म्यू आर म्यू नॉट। तो उन्होंने कहा इन पे अगर मैं काम करूं तो मुझे शायद ऐसा कुछ मिल सके जो हम सोच रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले इसको अचीव किया। तो 1996 में उन्होंने मैश ऑफ वायर्स बनाई, कॉपर कॉपर वायर मैश, ठीक है। तो पर्टिकुलर गैप रखा बीच में और एक एंगल से इस पर जो है वेव इंसिडेंट, ठीक है। फिर देखा उन्होंने वेव जो है वो फोकसिंग उस तरह से हो रही जैसे मैंने बताया। मैं फिर उन्होंने कैलकुलेशंस की इसके एप्सिलॉन की, तो वास्तव में एप्सिलॉन जो है वो नेगेटिव मिल गया, नेगेटिव वैल्यू एप्सिलॉन आ गई, ठीक है। तो हमें सिंगल नेगेटिव मटेरियल में, इसमें एक प्रॉपर्टी, अभी दो प्रॉपर्टी होगी ना आपके इफेक्टिव इंडेक्स, एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एक, तो दोनों ने एक नेगेटिव प्रॉपर्टी मिली, तो इसको सिंगल नेगेटिव मटेरियल, सिंगल नेगेटिव मेटल। चलो भाई एक चीज हमको नेगेटिव, तो उन्हें वो इफेक्ट मिलने लगा। तो उन्होंने कहा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी मिलनी चाहिए यार। तो उन्होंने क्या किया, कुछ रिंग्स बनाए। इनमें यहाँ पे फील्ड ऐसे, इसमें अगर आप कोई वेव इंसिडेंट करो तो यहाँ पे जैसे हमने लूप एंटीना पढ़ा था ना, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, है ना। यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड अपना कुछ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस करंट के कारण अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उन्होंने देखा, इसको ट्राई किया, बहुत ज्यादा उनको लाभ मिला नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रिंग के अंदर एक और रिंग लगाया। कैसे लगाया, इस रिंग को यहाँ से खोल के रखा और एक रिंग इसके अपोजिट इसके अंदर लगा। उन्होंने इसको कहा SRR, है ना, दो SRR, इसको कहा स्प्लिट रिंग। ये जो है ना, जो सिंगल, जो इसका जो बीच से ओपन है, इसको उन्होंने कहा स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग। उन्होंने दो SRR लगाया, एक इधर से ओपन, एक अपोजिट साइड ओपन, ठीक है ना, दो SRR अपोजिट साइड ओपन। यहाँ पे उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इसका ऐसे, और यहाँ पे कोई वेव इंसिडेंट हो रही है और इसमें करंट इंड्यूस है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इस तरह से रिएक्ट करते हैं, या मैग्नेटिक रिजोनेंस। तब उन्होंने देखा वेव फिर से टर्न होनी शुरू हो गई, जैसे उसमें मेटा मटेरियल का। उन्होंने वो निकाला तो म्यू वास्तव में नेगेटिव आया। तो इस तरह से फिर उन्होंने मैग्नेटिक मटेरियल में सेम में भी नेगेटिव प्रॉपर्टी ढूंढ ली, फाइंड करके, है ना। तो ये मैन मेड है ना, नेचुरल नेचर में नहीं होती सोर्स को, का नेचर में फेराइट में होती है नेगेटिव, दोनों चीज किसी में नहीं होती। और आयनोस्फेयर में होती है, वहां जाके वेव हमारी टर्न कर देता है आयनोस्फेयर। तो ये जो है, तो उनको ये भी सिंगल नेगेटिव एक और मटेरियल मिल गया, SNG। फिर उस पर काफी देर तक सोचते रहे, वो एक दो साल काम किया कि क्या करें, क्या समझ नहीं आया। तो एक जर्मन साइंटिस्ट हुए स्मिथ, उन्होंने क्या किया, दोनों को साथ में लगा दिया, बहुत दिमाग लगाया। ये एक प्लेट ली, उस पर एक बना दिया, ये ऐसे बना दिया, और एक ऐसे बना दिया, और इसके बैक साइड में रॉड खड़ी कर दी, वायर्स जो है सिंगल मैश वायर खड़ी कर दी। तो इसकी एक एरे बना दी उन्होंने ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे एरे बना दी, ऐसे खड़े करके बहुत सारे, है ना, इसमें इसके बैक साइड में ऐसे बना दिया।
लाइक है ना। इस तरह की एक एरे बना दें, जैसे टेबल्स ही होती है ना, ऐसे एरे, एक के पीछे एक, ऐसे सामने भी इधर, तो एक एरे बना। इसमें उन्होंने वेव को इंसिडेंट कराया। व्हाट ही फाउंड, जिसको इतने सालों से सोच रहे थे, 20-25 साल से मिल जाए, है ना, वो चीज उनको कहाँ गया यार, वो चीज उनको प्राप्त हो गई। तो उनको क्या, उन्होंने जब देखा तो परफेक्ट वो मिल गया, वेव ऐसे जाके ऐसे अपने, ठीक है, अपनी डायरेक्शन में ऐसे ना जा करके इधर की। तो और उन्होंने जब ये म्यू, ये क्या कहते हैं, जब ये म्यू और सिग्मा एप्सिलॉन दोनों करके फिर दोनों नेगेटिव आए, है ना, तो हमको ये जो है रूट माइनस दिस तो हमको नेगेटिव मिल गया। तो भाई -1 × -1 या -2 × -2 का अंदर रूट क्या होगा, माइनस, ठीक है, थोड़ा सा अलग मैथमेटिक्स है ना। या बच्चों, तो उनको फिर दोनों चीज नेगेटिव मिल गई प्रॉपर्टी में, तो उन्होंने उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। तो स्मिथ ने सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट, अब तो बहुत लोग यूज करते हैं, है ना? बहुत लोग, मतलब अभी भी इस पे काफी रिसर्च होती है, हम लोग भी इस पे काम करते हैं। अगर आप हमारे पेपर्स देखोगे तो हम एंटीना के साथ में इस स्ट्रक्चर को काफी यूज करते हैं। इसकी बेटर मटेरियल प्रॉपर्टी लेने से क्या होता है, एंटीना का गेन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा फोकसिंग इफेक्ट आ जाता है उसमें, और उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो छोटे साइज में बहुत अच्छी रेडिएशन प्रॉपर्टीज देने लगता है आपको। आप हमारे यहाँ देखना, हमने छोटे छोटे एंटीना बना रखे हैं और उन पर काफी हमारा रिसर्च वर्क पब्लिश, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा याद रखना है, कंसेप्ट बना तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, ब्रीफली राइट अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन। ये हमारा आयनोस्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ से ये वेव जाती है ऐसे, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन जो हम एएम पहले यूज करते थे ना, एएम वेव जो कहते हैं, वो इसी पे होता है, ठीक है। एफएम है ना, तो एफएम तो हाई फ्रीक्वेंसी है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो स्किप कर जाती है, वो पार चली जाती है, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, एफ मोर देन 30 में जो होती है ना, ये मेगाहर्ट्ज से ज्यादा, वो इसको पार कर जाती है, यहाँ चली जाती है। तो लोअर फ्रीक्वेंसी जो होती है इससे वो लौट के आती है। तो इसलिए एफएम में, एफएम क्या होता है, हमारी क्या रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, देखा होगा रेडियो में आपने, ठीक है। तो ये हमारा आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन। तो कंसेप्ट क्या है आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन का, कंसेप्ट ये है, नेक्स्ट पेज पे, कंसेप्ट ये है कि आयनोस्फीयर में क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। आयनोस्फीयर को कहते हैं क्योंकि आयंस है उसमें, है ना वो। तो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, क्या होता है वेव ऐसे इंसिडेंट करती है, तो
यहाँ ऐसे इंसिडेंट करती है, ऊपर जो होता है रेयर है मीडियम होता है, रेयर में क्या होता है ऐसे टर्न होती है, फिर ये यहाँ पर जाती है और रेयर मिलता है तो ये और टर्न हो जाती है। तो जैसे ये 90 डिग्री पहुंचता है आर हमारा, ये आई है, ये आर आर जैसे 90 पहुंचता है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है, तो ऐसे भी फिर लौट। ठीक है, तो यहाँ से इंसिडेंट हुई, तो यहाँ से वेव इंसिडेंट हुई, ठीक है, ऐसे गई, यहाँ से ऐसे टर्न हुई, फिर ये टर्न हुई, और अगर ये 90 डिग्री हो जाए, 90 हो जाए तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाए, पता होगा आपको है ना, टोटल इंटरनल। तो इस तरह से ये आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन, आयनोस्फेयर से लौट गया। अब होता क्या है कि ये जो हमारा आयनोस्फेयर है, इसका ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखो इन सब चीजों पे जब भी रिफ्लेक्शन या वेव कम्युनिकेशन होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जाता है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं उसको एन कहूँ तो उसका क्या एक्सप्रेशन होता है, हम उसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा डीप फिजिक्स है ना। आयनाइजेशन का कंसेप्ट पूरा है, कैसे होता है आयनाइज, क्यों होता है, ये सब में हम नहीं जाएंगे है ना। हमारे पास जो हमारे कोर्स में सीधे इसको हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लेकर के आगे, तो ये जो एन होता है, दिस एन इज व्हाट, इट इज 1 माइनस 81 कैपिटल एन अपॉन एफ। तो एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और एक एन पे डिपेंड करता है ना। एन बहुत इंपॉर्टेंट, और इसकी पावर क्या है, इस पूरे की पावर हाफ। ठीक है, तो एन बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम देख रहे हैं अगर हमारा एन इंक्रीज होगा तो ये पार्ट इंक्रीज हो जाएगा है ना, ये पार्ट इंक्रीज होगा नेगेटिव में, ये इंक्रीज होगा तो नेट रिजल्ट कम हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो हमारा इफेक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो इसी को हम अब आगे सॉल्व करते हैं। सपोज ये हमारी डिफरेंट लेयर्स है, ठीक है, सपोज यहाँ से वेव हमारी इंसिडेंट हुई, यहाँ इंसिडेंट हुई, फिर यहाँ से यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, लाइक दिस। सपोज यहाँ से वेव हमारी इंसिडेंट हुई फाई एंगल पर, सपोज मैं इसको कहता हूँ फाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगी भी फाई एंगल पे, यहाँ पे ये थोड़ा सा वो हो गई, रेयर मीडियम है तो वो नीचे की तरफ झुकी, सपोज फाई वन एंगल पर, तो यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे भी फाई वन पर आएगी। ठीक है, और यहाँ से फिर दूसरे मीडियम में जब गई तो ये लेयर वन, लेयर टू, ठीक है, लेयर थ्री, लेयर माइनस। ठीक है, तो यहाँ से जब निकलेगी तो चूंकि डेंसर रेयर मीडियम आ रहा है तो और झुक जाएगी है ना, और झुक जाएगी यहाँ पर। तो सपोज मैं इसको कहता हूँ फाई टू, और झुकेगी यहाँ, ऐसे आ रही है। यहाँ से और झुक, ठीक है, तो ये एंगल अगर फाई टू है तो ये भी एंगल फाई टू। ठीक है, फिर इंसिडेंट हुई, फिर और टर्न हो गई 90 डिग्री पॉइंट, सपोज फाई एन एंगल पर है ना। 90 डिग्री पहुंचने पर ये रिटर्न हो जाएगी, पता है ना फिर कंसेप्ट रिटर्न। तो दिस है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा देखते हैं।
हम क्या लिख सकते हैं, अपना जो हमारा इक्वेशन है स्नेल्स लॉ, तो यहाँ हमारा सिंपल एयर मीडियम है ना, तो वन एयर का होता है वन, तो 1 × sin φ0, कलर चेंज करते हैं ना, तो sin φ0 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे वो है ना, रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो इस मीडियम का हमारा क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज n1, तो n1 साइन ये वाला एंगल आ जाएगा φ1 इक्वल टू, फिर तीसरे मीडियम पहुंच जाएगी है ना, n2 sin φ2, तो यहाँ तो φ1 ही है तो ये भी sin φ1 होगा, n1 sin φ1 विल बी इक्वल टू n2 sin φ2, ये n2 मीडियम है हमारा, इसका इफेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू n2 sin φ2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जहां से रिटर्न हो रही है, सपोज ये हमारी nth लेयर है जहां से रिटर्न हो रही है, n n कह देता है ना, इट विल बी n n sin φn कितना 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया 1, तो इट विल बी n, ठीक है। तो हमारा जो है ये, तो साइन अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, तो अल्टीमेटली sin φ0 इज इक्वल टू n nth लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, √1 - 81 n/f², गिवन फ्रीक्वेंसी पर उस जगह पर कितना हमारा चार्ज डेंसिटी, एंड इज व्हाट चार्ज डेंसिटी, मैंने बताया नहीं ना, बता दूं है ना, एंड इज चार्ज डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना, इट इज चार्ज एंड इज ऊपर ही दिया है ना, एंड इज व्हाट, दिस इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट आ गया। तो अभी हमने देखा, इसमें हमने देखा कि ये हमारा आ गया इसके बराबर, ठीक है। तो φ0 अगर हम देखें, φ0 विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - 81 n/f²। तो अगर आपको चार्ज डेंसिटी पता है ना, पर्टिकुलर प्लेस उसके, और f पता है किस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, तो अगर आप φ0 के एंगल से, ये हमारा क्या था, φ0 एंगल पे हमने इसको इंसिडेंट कराया था, तो ये लौट गया था ऐसे जाकर के, तो φ0 एंगल से अगर हम ज्यादा इंसिडेंट कराएंगे, φ0 से ज्यादा, मोर देन φ0 कराएंगे, तो आपको पता है ना टोटल इंसिडेंट इफेक्ट, उससे ज्यादा कराने पर हमेशा रिटर्न होगा नीचे, उससे कम कराने पर नहीं होगा, ठीक है ना। φ0 से अगर हम ज्यादा इंसिडेंट कराएंगे एंगल, तो वेव इंसिडेंट with angle at angle more than φ0 will return back, but this is true for a particular frequency, this frequency will come for that particular frequency, right। तो ये रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आ गया, रिफ्लेक्शन का सिस्टम क्या है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखा, ये हमारी लेयर है, यहाँ पर हम ऐसे फाई एंगल पर इंसिडेंट करा रहे हैं φ0 पर, ठीक है। तो ये आगे जाके ऐसे रिटर्न होते हैं, ठीक है ना। अगर हम कंसेप्ट ये वर्टिकल इंसिडेंस की बात करें, सपोज वर्टिकल इंसिडेंस में कितना हो जाएगा, ये फाई जो है 0 हो जाएगा,
phi naught will be 0. तो sin phi naught will be 0. और sin phi naught हमने क्या निकाला था, nth लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आया था. तो दिस वाज इक्वल टू 1 minus 81n upon f स्क्वायर. ठीक है, n upon f स्क्वायर. देख रहे हो फॉर्मूला, 81n upon f स्क्वायर. इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें, व्हाट वी शैल गेट, 0 इज इक्वल टू दिस. तो इसका अंडर रूट हटाएं तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये फिर भी 1 minus 81n upon f स्क्वायर. ठीक है, तो 1 इक्वल टू 81n upon f स्क्वायर. f will be equal to f square will be 81n, so f will be equal to इसका अंडर 9. ठीक है, 9. एक तो f इक्वल टू 9. अब इस f को हम कहते हैं fc. ठीक है, तो वर्टिकल इंसिडेंस में भी ये रिटर्न करेगा हमारा, क्योंकि रिटर्न के लिए निकाला था ना हमने फॉर्मूला, ये इसके इक्वेट किया था ना. 9√10 होगा सर. हैं 9√10. 9√n. हाँ यस, 9√n. यस यस, 9√n. तो वर्टिकल इंसिडेंस में भी हमने ये फॉर्मूला निकाला. तो वर्टिकल इंसिडेंस में ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि इस पर वेव रिटर्न होगी. ठीक है, वर्टिकल इंसिडेंस में भी इस फ्रीक्वेंसी पर वेव, इसको सीधे सीधे इंसिडेंट कर. ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, वर्टिकल इंसिडेंस में अगर आप इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखोगे तो वेव रिटर्न नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज व्हाट कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं सीकेंट लॉ. तो हमने देखा हमारा जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आई fc स्क्वायर इज टू 81n. हमारा साइन फाई नॉट का फॉर्मूला क्या था, इंसिडेंट एंगल वाला, दिस इक्वल टू रूट ऑफ 1 minus 81n अपॉन f स्क्वायर. अब 81n की जगह में लग देता हूँ fc. ये हो जाएगा हमारा 1 minus fc स्क्वायर अपॉन f स्क्वायर. साइन फाई को मैं लिख सकता हूँ, अच्छा इसको मैं स्क्वायर रूट हटा देता हूँ, तो इट विल बिकम साइन फाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1 minus fc स्क्वायर अपॉन f स्क्वायर. ठीक है, अब ये हम लिख सकते हैं, दिस इज 1 minus cos फाई नॉट स्क्वायर, 1 minus fc स्क्वायर अपॉन f स्क्वायर. ये हमने क्यों लिया, ये 1 जो है यहाँ का ये कट जाएगा. ठीक है ना, दिस 1 विल कैंसिल आउट, तो इसलिए इसको लिया. तो व्हाट वी शैल गेट, cos फाई स्क्वायर fc स्क्वायर अपॉन f स्क्वायर. ठीक है, cos फाई विल बी fc by f. f will be equal to fc sec phi. ठीक है, sec phi नॉट, phi नॉट छूट गया ना, phi नॉट. दिस इज व्हाट secant law. तो जो फ्रीक्वेंसीज इसको फॉलो करेंगे इस secant लॉ को, वो रिटर्न होकर के आएंगे. ऐसे इंसिडेंट होने पर उनका सिग्नल वापस आएगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट.
हाँ फिर से, तो ये सब हमने देखा, अभी देखा हमने क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ सी इज इक्वल टू 9√n, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी है ना, डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी कूलॉम क्यूब पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये है क्या, कंसेप्ट क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था क्या ये, जो वर्टिकल इंसिडेंस करने पर लौटा है, तो इट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दैट कैन रिटर्न बैक फ्रॉम माइनस फॉर वर्टिकल इंसिडेंस, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये दिन में लगभग होती है, दिन में होती है 3 मेगाहर्ट्ज, और सॉरी दिन में होती है ये 15 मेगाहर्ट्ज, रात में होती है ये 3 मेगाहर्ट्ज। चार्ज बदलता है ना लाइट, सूरज के प्रकाश में ना एन चेंज होता है ना, तो इस एन के हिसाब से वेरी, ठीक है। तो दिन में एन बढ़ जाता है, चार्ज ज्यादा होता है लाइट के कारण, तो ये 15 मेगाहर्ट्ज हो जाती है, रात में चार्ज कम हो जाता है, तो ये 3 मेगाहर्ट्ज। तो इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी अगर हम वर्टिकल इंसिडेंट कराएंगे तो लौट के आ जाए, ठीक है। तो वो मतलब लौट के नहीं आएगी, पार चली जाएगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो लौट के आ सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये तो था वर्टिकल के लिए लिमिट थी है ना, 3 मेगाहर्ट्ज 15 मेगाहर्ट्ज वर्टिकल इंसिडेंट, लेकिन अगर हम ऐसे एंगल इंसिडेंट कराते हैं ना इस तरह से, तब हम उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर सकते हैं ना। तो वर्टिकल इंसिडेंट के लिए था 15 मेगाहर्ट्ज या 3 मेगाहर्ट्ज। तो अगर हम ये इस तरह से एंगल इंसिडेंट कराते हैं तो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम एफ ग्रेटर देन एफ सी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एफ सी सेक पाई होता है ना, सेक पाई क्या होता है, सेक पाई क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना। तो इसलिए एफ की वैल्यू इससे ज्यादा आती है, पाई लें, ठीक है। अगर हम पाई लें तो एफ विल बी इक्वल टू एफ सी सेक पाई, और सेक पाई जो होता है 1 से ज्यादा होता है, तो एफ सी से हमेशा ये ज्यादा है अगर हम फाई पे इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, ये एफ सी ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है कि इफ a wave of frequency f incident this, ठीक है, at angle more than इंसिडेंट एंगल, है ना, जिस जिस एंगल से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वापस लौटने लगे उसको हम कहते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, राइट। तो एंगल लेस देन विच, है ना, दिस इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, लेस देन विच द वेव starts returning, stops returning, वापस ना आए, तो हम उसको कहते हैं क्रिटिकल। तो हम इससे ज्यादा लेंगे तो हमेशा वापस आए, ठीक है ना। तो इट इज लेस देन 90, मोर देन जीरो लेस देन, ठीक है, मोर देन जीरो लेस देन इक्वल टू 90, इक्वल टू भी क्या लेस देन ही होता है ना। अब एक चीज और देखते हैं, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। देखा ना कोई क्रिटिकल एक 90 डिग्री पे हमने देखा कि भाई
90 डिग्री पर अगर हम इंसिडेंट कराएं तो 13 मेगाहर्ट्ज या 15 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी नहीं ट्रांसमिट, लेकिन दूसरे एंगल्स पर कर सकते हैं ना। तो दूसरे एंगल्स पे भी क्या लिमिट है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी तक जा सकते हैं, है ना। क्योंकि एफएम तो हमारा इस तरह चलता नहीं है, उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी इस तरह चलती है, इसका मतलब कोई तो उसके लिए रिलेशन होगा। तो उस रिलेशन को हम देखते हैं। तो सपोज ये हमारा आयनोस्फीयर है, ये हमारा अर्थ है, इतनी हाइट है जहां से हमारा सिग्नल रिटर्न होता है, ठीक है। तो सिग्नल जब इंसिडेंट होता है तो ऐसे रिटर्न होता है ना, रिटर्न्स लाइक दिस। इसी को हम आगे बढ़ा लें तो यहाँ तक ले गए, तो ये हमारा सबको रिटर्न होने पर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में नहीं बना पाए, इसको डिलीट करके स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, और बीच का गैप है सपोज डी, ट्रांसमिटिंग पॉइंट है ट्रांसमीटर, ये रिसीविंग पॉइंट है रिसीवर, ठीक है, ये ट्रांसमिट। सपोज ये एंगल जो है ये है आई, सपोज ये एंगल आई, ये एंगल सपोज, ये हाइट है एच, यहाँ से आइनोस्फीयर की, ये आइनोस्फीयर है, ये अर्थ है, बीच की हाइट है एच, ये टोटल डिस्टेंस डी है, तो ये कितना हो जाएगा d/2, ठीक है ना। तो cos आई कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, ये कितना होगा बताओ, इसकी लेंथ कितनी होगी, मैं इसको कहता हूँ ए बी सी, इसको ओ पॉइंट कर देते हैं, ठीक है, इसको ओ पॉइंट, इसकी लेंथ कितनी होगी, बीसी की लेंथ कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इन दोनों का अंडर रूट, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर, ये कितना, दिस इज d/2, टोटल लेंथ d है तो दिस इज d/2 एच स्क्वायर प्लस d/2 का, सिमिलरली ये भी होगा रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर हम cos आई निकालें, ये एंगल जो हमारा है cos आई अगर हम निकालें, फिलहाल मैं इसको इस साइड, अगर हम cos आई निकालें तो cos आई हमारा आएगा बट ये दिस अपॉन दिस, तो d/2 नहीं सॉरी, cos में तो बेस होता है ना, बेस अपॉन दिस बेस अपॉन दिस, हाइपोटेनस है ना। तो ये बेस हो गया हमारा h अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, दिस लेंथ, ये लेंथ और cos आई आ जाएगा, हो गया इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब हम जिस, अब MUF हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट देखते हैं। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट, एट विच द लास्ट फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे हमारा सिग्नल रिटर्न होकर के आ जाए, तो उसको हमने कहते हैं FMU, ठीक है। ऐसे में जब हमारा एंगल रिटर्न होगा यहाँ से, तो लगभग 90 डिग्री पर हमारा यहाँ से ये आर जो होता है वो हो रहा होगा, है ना, तब ये यहाँ पर रिटर्न होता है, ठीक है। तो वैसे में हम आर इक्वल टू लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है, जस्ट जहाँ पर चीजें टर्न हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर, ठीक है। तो आर हमने ले लिया 90 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, एफ हो गया हमारा, एफ इक्वल टू हो गया FMU है, आर इक्वल टू हो गया 90, ठीक है।
हमारा n क्या था, n वाज इक्वल टू साइन आई, साइन फाई जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट, यहाँ साइन आई हो गया। दिस व्हाट 1/1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर, एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। एफ की जगह आ गई मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, एफ एम यू। ठीक है, अगर मैं साइन आई की जगह साइन आई स्क्वायर कर दूं, साइन स्क्वायर आई कर दूं, मतलब इसका मैं स्क्वायर कर दूं, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 1 - एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ एम यू एफ स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको मैं लिख देता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर आई, दिस इज 1 - एफ सी अपॉन एफ एम यू एफ, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस आई अभी अभी हमने निकाला था क्या, एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। कॉस स्क्वायर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, ऊपर एच आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ एम यू एफ। ये हमारा आ जाएगा एफ एम यू एफ, यहाँ से अगर हम निकालेंगे इट विल कम आउट टू भी, ये इधर आ जाएगा, इस पूरे को यहाँ नीचे ले आएंगे, तो एफ एम यू एफ का स्क्वायर आ जाएगा एफ सी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एफ एम यू एफ हमारा आ जाएगा एफ सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, अब इस एच स्क्वायर को इसमें डिवाइड करोगे और इसमें करोगे तो ये आ जाएगा आपका एफ सी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये हमारा डी बाई डी का स्क्वायर हो गया, डी नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 एच स्क्वायर। ठीक है ना, तो एफ एम यू एफ आ गया आपका, मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी विल बी, इसका अंडर रूट लेंगे तो एफ सी आ जाएगा बाहर, एफ सी अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 एच स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी कितना आ गया आपका, मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी आ गया, अगर ये आपको हाइट दी हुई है एच, है ना, और बीच का जो गैप है आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, ये आपको मालूम है, तो आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये यूज टर्न होकर यूज कर पाएगा। तो ये एफ एम यू एफ विल बी एफ सी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 एच का। एफ सी कितनी हो जाएगी, डे टाइम में हो जाएगी 15 मेगाहर्ट्ज, नाइट टाइम में हो जाएगी 3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, दिस विल बी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब इस कंसेप्ट में जो ये डिस्टेंस डी है, ठीक है, डी जो डिस्टेंस है इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो दिस डी को टर्म्स में अगर हम इसको लिखें, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एफ एम यू एफ अपॉन एफ सी का स्क्वायर माइनस 1, बाहर आ जाएगा 2 एच। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्किप डिस्टेंस। क्या कहते हैं, स्किप, स्किप। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज दी रहती हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में,
वो निकालना। कभी कभी डेरिवेशन आ जाता है, कभी कभी कहेंगे ये आपको एफ एम यू एफ दिया हुआ है, एफ सी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, निकालो आप इसके डिस्टेंस, कहीं कहेंगे एफ एम यू एफ निकालो, लाइक। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा कंसेप्ट था आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों। यस सर। अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, मुझे एक क्लास आपकी और चाहिए होगी, एक हॉर्न एंटीना है वो बताने के लिए, है ना। मुझे आप कोई टाइम दे देना, कब है आपका एग्जाम बच्चों? सर 14 को है सर पहला एग्जाम इसी का। नहीं ठीक है, 14 सॉरी को सर, है। 16 को है सर इसका, 14 को एनालॉग का है। 16 को है ना, तो मुझे बीच में कोई एक दिन आप लोग जो है रितेश आप ही बता देना, है ना, बात करके। 14 से या सर कल, पेपर है। तो कल ले सकते हैं, कल या परसों। हाँ कल परसों ले लीजिए सर। और कल तो रिकॉर्डिंग कल रोक ही दो ले अपनी, सकते हैं, परसों तो संडे है। है ना। कल या परसों में बताता हूँ, ठीक है, या फिर मंडे में ले लेंगे, ठीक है। हम्म। यस सर यस सर। कोशिश करूंगा मैं कल ही लेने, राइट। वो पूरा हो जाएगा तो कोर्स। अच्छा, आई एम स्टॉपिंग सर, अटेंडेंस वगैरह कर, रितेश अटेंडेंस ले लो। ओके सर। रिकॉर्डिंग कौन कर, ऑफ कर दो।